जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। सो गाइज, आज है 13 जुलाई 2024 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीवीसीएस, यूपीएससी या कोई भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो करंट अफेयर्स है वो हम लोग प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सभी पर्सपेक्टिव से कवर करते हैं और काफी डिटेल में कवर करते हैं। और यूपीवीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और सिलेक्शन अगर आपको चाहिए तो ज्ञान सर के पेड कोर्स को जो है वो जरूर ज्वाइन करें। इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके यहाँ पर प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करवाई जाती है, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, यानी कि जीरो से हीरो बनाने तक की तैयारी होती है, या मैं बोलूं जीरो से ऑफिसर बनाने तक की तैयारी होती है। इसके अलावा ये हमारे ओनली करंट अफेयर्स का टेलीग्राम का चैनल है, ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से टेलीग्राम का चैनल है, इसको जरूर ज्वाइन करिएगा। यहाँ पर काफी सारी अपडेट्स है वो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, प्लस हमें इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो करिए। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज की ये सब टॉपिक्स हैं जिनको एक एक करके डिटेल में हम लोग जो है वो कवर अप करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा पूरे टॉपिक्स के ऊपर। तो दुनिया की सबसे पुरानी केव पेंटिंग, इससे रिलेटेड नोट्स बना लीजिए। दुनिया की सबसे पुरानी केव पेंटिंग हमें देखने को मिल रही है, 51,000 साल पुरानी है और ये मिली है इंडोनेशिया के सुलावेसी आइलैंड में। कहां पर मिली है? इंडोनेशिया के सुलावेसी आइलैंड। तो ये फैक्ट ध्यान में रखो, ये सुलावेसी लिख लो, सुलावेसी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये कहां पर है। तो ये इंडोनेशिया का एक आइलैंड हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये इंडोनेशिया के सुलावेसी आइलैंड में मिली है और यहाँ पर एक गुफा है, उस गुफा का नाम भी लिख लो। इस गुफा का नाम हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है लियांग करमपुआंग गुफा, लियांग करमपुआंग केव, ये लिख लो। तीन चीजें लिखनी है। 51,000 साल पुरानी पेंटिंग नजर आई है और ये पेंटिंग जो है वो किस गुफा में मिली है? लियांग करमपुआंग केव में, और ये इंडोनेशिया के सुलावेसी आइलैंड में मिली है। तो ये बस सिंपल सा फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। ये पेंटिंग के अंदर एक सुअर हम लोग को देखने को मिल रहा है। हालांकि जब मैंने पेंटिंग जो है वो देखी थी, आप भी सर्च करके पेंटिंग एक बार देखिएगा तो आपको पता लगेगा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि पेंटिंग में जो है वो एक्चुअल में है क्या। फिर इसमें हम लोग को ह्यूमन और एनिमल के फिगर्स जो है वो देखने को मिले हैं, राइट। तीन पार्ट्स और थे इस पर्टिकुलर पेंटिंग के। ठीक है, बस इतनी सी चीज ध्यान में रखो, इसमें कुछ ज्यादा और है नहीं ध्यान में रखने के लिए। और डेटिंग के बारे में बात करें तो रिसर्चर जो है, जो शोधकर्ता हम लोग को देखने को मिलते हैं, उन्होंने जो है वो यूरेनियम सीरीज यानी कि यू सीरीज का उपयोग जो है वो किया है ये पेंटिंग को जो है वो एनालाइज करने के लिए। बस इतनी सी चीज ध्यान में रखो, बाकी और कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। लेजर बीम जो है वो इसने कंपेयर किया यूरेनियम और थोरियम आइसोटोप्स को एज निर्धारित करने के लिए कि पेंटिंग जो है वो कितनी पुरानी है, तो उसके लिए लेजर बीम्स का उपयोग किया गया है। तो अब तो गुफा का नाम याद रखो, गुफा से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। और हमारे यहाँ पर भीमबेटका रॉक पेंटिंग हम लोग को देखने को मिलती है। भीमबेटका जो है वो भोपाल के नजदीक में हम लोग को जो है वो नजर आती है, राइट। यहाँ पर 500 से भी ज्यादा रॉक पेंटिंग्स हम लोग को नजर आती है, राइट। 500 से भी ज्यादा शैल चित्र हम लोग को देखने को मिलते हैं। यस, इसको डिस्कवर किसने किया? ये कई बार स्टेट पीएससी पूछ लेती है, एमपीपीएससी पूछ सकती है, यूपीपीसीएस भी पूछ सकती है। तो 1957 1958 में जो है वीएस वानकर के द्वारा जो है वो इसको डिस्कवर किया गया था, इसकी खोज की गई थी इस क्षेत्र की। और इसको ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, जिसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2003 में जो है वो शामिल किया गया था। पेंटिंग जो है वो 1 लाख बीसी से लेकर 1000 एडी के टाइम पीरियड की पेंटिंग्स हम लोग को अलग अलग देखने को मिलती है, 500 से भी ज्यादा। काफी सारे कलर्स का यहाँ पर जो है वो उपयोग जो है वो किया गया, काफी सारी थीम्स और टेक्निक का इस्तेमाल किया है। जैसे यहाँ पर ह्यूमन फिगर्स को जो है वो स्टिक लाइक दिखाया, जैसे डंडी वाले जो ह्यूमन फिगर होते हैं ना, कि इस तरीके से जैसे मैं बना रहा हूँ, ऐसे जो है वो ह्यूमन फिगर को जो है वो बना दिया गया, राइट। इस तरीके से ये हो गया, ऐसे करके गोला बना दिया तो ये सर जो है वो बन गया। तो ऐसे ह्यूमन फिगर जो है वो देखने को मिल रहे हैं कि जो डेली बेसिस पर क्या क्या करते हैं। एलिफेंट, बाइसन, डियर, पीकॉक, स्नेक्स, ये सब चीजें थी, राइट। यानी कि इसमें एनिमल्स शिकार करने की फोटो हम लोग को देखने को मिल रही है, यानी कि पेंटिंग वगैरह। और आपस में लोग लड़ रहे हैं तो उसकी पेंटिंग वगैरह हमें देखने को मिल रही है। कुछ ज्योमेट्रिक पैटर्न्स भी यहाँ पर नजर आए। यहाँ पर नेचुरल कलर का उपयोग जो है वो किया गया, राइट। जैसे लाल, गेरू, बैगनी, भूरा, सफेद, पीला, हरा, ये सब प्राकृतिक रंग का उपयोग जो है वो किया गया। लाल कलर के लिए हेमेटाइट का इस्तेमाल किया गया, चूने पत्थर के लिए, व्हाइट कलर के लिए चूने पत्थर का इस्तेमाल जो है वो किया गया, राइट। चैलेडोनी का इस्तेमाल जो है वो किया गया ग्रीन कलर के लिए, ठीक है। प्लांट के फाइबर जो है उससे मतलब जो रेशे होते हैं ना पौधों के, उससे जो है वो ब्रश बनाए गए, ब्रश तैयार किए गए।
ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। कंपेयर अगर हम करें सुलावेसी को और भीमबेटका को, तो दोनों ही साइट जो है, वो अर्ली ह्यूमन एक्सप्रेशन थ्रू आर्ट्स की साइट हम लोग को जो है वो देखने को मिलती हैं। कला के माध्यम से प्रारंभिक मानव अभिव्यक्ति को प्रकट जो है वो करती हैं, यानी कि पहले के समय पर मानव का जीवन कैसा था, किस प्रकार की चीज़ें थी, तो उसके बारे में एक जानकारी देती हैं, राइट? बस ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और सुलावेसी की जो आकृति हमें मिली है, केव पेंटिंग हमें मिली है, वो भीमबेटका से सरल रूपों से विभिन्न हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। सिंपलर फॉर्म है भीमबेटका, यानी कि भीमबेटका में तो और थोड़ा-सा एडवांस फॉर्म हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, राइट? तो ये फैक्ट जो है वो थोड़ा-सा आपको ध्यान में रखना है। आगे की जो है वो चर्चा करें। बस इसमें यही बस टॉपिक था, इसके अंदर और कुछ और आपको ध्यान में रखने की जो है वो आवश्यकता नहीं है इस टॉपिक के अंदर। दिस इज़ मोर देन इनफ। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इंडिया के अंदर क्लासिकल लैंग्वेज की यहाँ पर बात की जा रही है। अभी एक्चुअली क्या है कि सरकार विचार कर रही है कि वो और भी भाषाओं को जो है वो क्लासिकल लैंग्वेज को का जो है वो दर्जा दे, जैसे कि मराठी। तो क्लासिकल लैंग्वेज को जो है वो रिकॉग्नाइज करने के लिए जो है वो काम जो है वो किया जा रहा है अभी। ये विचार किया गया है। आपको बता दें 2004 में भारत सरकार जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था क्लासिकल लैंग्वेज का एक कॉन्सेप्ट, राइट? तो ये चीज आप थोड़ी सी जो है वो ध्यान में रखिएगा। शास्त्रीय भाषा का जो कॉन्सेप्ट जो था, अवधारणा जो थी इसकी, वो 2004 में लाई गई। पहला पॉइंट ये ध्यान में रखेंगे आप, ये लिख लो, ये वाला पॉइंट। मैं जो बताऊंगा सिर्फ वही चीज आपको जो है वो लिखनी है। और स्पेशल स्टेटस का दर्जा इनको देना शुरू कर दिया 2006 से। ये फैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। कौन सी भाषा जो है और किस समय पर इनको शामिल किया गया, दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। ओडिया जो है वो अभी लेटेस्ट है, 2014 में इसको क्लासिकल लैंग्वेज बनाया गया। उसके अलावा मलयालम, तेलुगु, राइट, संस्कृत, कन्नड़, तमिल, ये 6 लैंग्वेजेस आज की डेट में हमारी क्लासिकल लैंग्वेजेस हम लोग को देखने को मिलती हैं। ठीक है। एक लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी जो है यूनियन कल्चरल मिनिस्ट्री की, इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी अक्टूबर 2023 में। इन्होंने बोला कि किस प्रकार से हम लोग और भाषाओं को जो है वो क्लासिकल लैंग्वेज की कैटेगरी में शामिल कर सकते हैं, शास्त्रीय भाषा की कैटेगरी में शामिल कर सकते हैं। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करेगी, मॉडिफाई करेगी इनके रिकमेंडेशन के आधार पर क्राइटेरिया। जब वो करेगी तब इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब जैसे कि लैंग्वेज, जैसे कि मराठी हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है, इनको कहा जा रहा है कि इसको जो है वो हो सकता है कि क्लासिकल स्टेटस जो है वो जल्दी मिल जाए। और ये जो लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी जिसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी अक्टूबर 2023 में, इसके हेड जो थे, इसके अध्यक्ष जो थे, वो साहित्य अकादमी के प्रेसिडेंट हम लोग को देखने को मिले थे, जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया रिकमेंडेशन देने में कि कैसे, किस प्रकार से लैंग्वेजेस को जो है वो क्लासिकल लैंग्वेज में शामिल किया जाए। तो आज की डेट में 6 लैंग्वेजेस जो मैं भी आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। ठीक है। काफी सारी स्टेट जो है वो डिमांड कर रही है कि भाई उनकी लैंग्वेज को भी, जैसे मराठी, बंगाली, आसामीज, मैथिली, इनको भी क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस जो है वो दिया जाए। मराठी का लैंग्वेज का केस तो लगभग 10 साल पुराना है, 1 दशक पुराना हम लोग को देखने को मिल रहा है। 2014 में भी एक कमेटी बैठी थी मराठी एक्सपर्ट्स की, जिसने यही बोला था कि मराठी जो है वो सभी पैरामीटर जो है वो कवर करती है कि उसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा जो है वो दे दिया जाए, एक शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो है वो दिया जाए। ठीक है। अच्छा, अब आज की डेट के क्राइटेरिया क्या है, ये चीज लिख लो आप कि आज की डेट के क्राइटेरिया क्या है, किस प्रकार से लैंग्वेजेस को जो है वो क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जा सकता है। पहली चीज तो एंटीक्यूटी, यानी कि पुरातनता। ये देखा जाता है कि उसकी हिस्ट्री एटलीस्ट 1500 से 2000 साल पुरानी होनी चाहिए, पहली चीज तो, यानी कि इतनी पुरानी वो भाषा होनी चाहिए। दूसरा, एंशिएंट जो टेक्स्ट होते हैं, यानी कि प्राचीन किताबें जो या ग्रंथ हम लोग को देखने को मिलती हैं, राइट, तो उसमें जो है, या साहित्य, प्राचीन साहित्य जितने भी हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो उसमें ये लैंग्वेजेस का उपयोग होना जरूरी है। दूसरा क्राइटेरिया। तीसरा क्राइटेरिया हम लोग को देखने को मिलता है कि ये अलग होना जरूरी है दूसरी भाषाओं से, राइट, इसमें एक यूनिकनेस होनी जरूरी है। फिर मॉडर्न फॉर्म जो है उससे ये डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, यानी कि आज की डेट में जो मॉडर्न फॉर्म जो हम लोग को देखने को मिल रहा है और जो ओरिजिनल फॉर्म था उससे थोड़ी सी अलग होनी चाहिए। यस, कि मतलब ऐसा ये शो होना चाहिए कि ये धीरे धीरे करके जो है वो चेंजेस इसके अंदर जो है वो नजर आए हैं, राइट। तो ये चीज देखने को मिलेगी अगर, तो किसी लैंग्वेज को जो है वो क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा जो है वो दिया जा सकता है। ठीक है। महाराष्ट्र असेंबली का इलेक्शन हम लोग को देखने को मिल रहा है, इसमें मराठी क्लासिकल स्टेटस की डिमांड जो है वो और भी ज्यादा बढ़ गई है, जिससे पॉलिटिकल मोमेंटम जो है वो ले लिया है। तो वो सब याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है, ये भी लिखना है आपको।
कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो क्या-क्या प्रावधान हम लोग को देखने को मिलते हैं। सिर्फ बुलेट पॉइंट लिख लो। 8वां शेड्यूल के अंदर 22 लैंग्वेजेस जो है वो हम लोग को देखने को मिल रही हैं और डिमांड की जा रही है कि और भी लैंग्वेजेस जो है वो प्रमोट किया जाए। अब यूनियन की लैंग्वेज की जो है बात करें तो हिंदी लैंग्वेज आपको ध्यान में रखना है, देवनागरी स्क्रिप्ट आपको जो है वो ध्यान में रखना है, देवनागरी लिपि। तो ये एक आधिकारिक भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज हम लोग को हिंदी देखने को मिलती है। और रीजनल लैंग्वेज भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्टेट के अंदर, राज्य के अंदर, यानी कि सेंट्रल लेवल पर जो है वो कौन सी है, हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट में, और स्टेट लेवल पर ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेट जो है वो डिसाइड कर सकती है, यानी कि स्टेट की विधानसभा, राइट, लेजिस्लेचर। फिर आर्टिकल 29 ये आपको ध्यान में रखना है, ये माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। अनुच्छेद 29 हमारे भारतीय संविधान का, जिसमें लैंग्वेजेस को प्रोटेक्ट करने की भी बात करता है। फिर आर्टिकल 350 ए के अंदर ये कहा गया है कि प्राइमरी एजुकेशन में मदर टंग के थ्रू जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, यानी कि मदर टंग लैंग्वेज में एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को। फिर आर्टिकल 350 बी के अंदर स्पेशल ऑफिसर जो है वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए स्टैब्लिश किया जाए, ये भी चीज मेंशन है। तो ये फैक्ट्स थोड़े से आप ध्यान में रख लेना। ये लिखने वाली चीजें हैं जो मैंने भी आपको बताई कि भाई आर्टिकल 29, आर्टिकल 350 ए, आर्टिकल 350 बी। फिर हिंदी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज हम लोग को सेंट्रल की देखने को मिलती है। 8वें शेड्यूल के अंदर 22 लैंग्वेजेस हम लोग को जो है वो देखने को मिलती हैं। फिर ये पूरी चीज की क्या क्राइटेरिया, 4 क्राइटेरिया होते हैं कि कैसे किसी पर्टिकुलर भाषा को जो है वो आप शास्त्रीय भाषा जो है वो बना सकते हो। और अभी जो है वो विचार किया जा रहा है कि और भी भाषा को शामिल किया जाए, प्लस ये 6 भाषा जो है वो क्लासिकल स्टेटस इनको मिला हुआ है, शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा मिला हुआ है। तो ये पूरी की पूरी 6 विद ईयर ध्यान में रखना। मैच द फॉलोइंग, चूज द करेक्ट पेयर में ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं, या ये भी आ जाता है कि कौन किसको पहले मिला किसको बाद में मिला। तो इसकी क्लैरिटी बहुत अच्छे से जो है वो आपको होनी चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट आगे की चर्चा करते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, जिसमें बात की जा रही है कि जैसे कि जो मुस्लिम वुमेन जो होती हैं, राइट, मुस्लिम महिला जो हमें देखने को मिलती है जिनको डिवोर्स जो है वो दे दिया जाता है, तो उनके मेंटेनेंस अधिकार जो है वो क्या है, उनके भरण पोषण के अधिकार जो है वो क्या। अभी एक क्रिकेटर और उनकी वाइफ के बीच में भी रूमर जो है वो चल रही थी, बड़े बड़े मीम्स वगैरह जो है वो आ रहे थे इससे रिलेटेड, राइट, आपने शायद देखा होगा। बताओ जरा कमेंट बॉक्स में उस क्रिकेटर का नाम क्या है, जल्दी से, कि किसके ये मीम चल रहे थे। बेटा जिसने नाम लिखा होगा ना, गुस्सा हो जाऊंगा मैं। आंसर करते नहीं हो, है नाम जो है ये सब फालतू चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट है। नहीं नहीं करो भाई, सब सब कुछ करो। नॉलेज और अवेयरनेस हर जगह की होनी चाहिए, बट क्या होता है कि हमारा दिमाग जो है ना, मतलब अभी भी जो है वो कॉमन मैन की अप्रोच जो है वो रखता है, फालतू चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट लेता है, काम की चीजों में कम लेता है। तो इसी चीज को आपको चेंज करना है। जहां ये चीज चेंज हो गई वहां ऑफिसर बनने का रास्ता जो है वो आपको खुल जाएगा। आपको टारगेट करना है, फोकस करना है आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजों पर, ऑफिशियल चीजों पर, जो इंपॉर्टेंट है लॉ एंड ऑर्डर के पर्सपेक्टिव से। इन सब चीजों पर ज्यादा फोकस करना है आपको। ये सब तो कॉमन न्यूज़ है, इस पर लोगों को इंटरेस्ट ये सब कॉमन न्यूज़ को पढ़ने में होता है। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, जहाँ ये कॉमन न्यूज़ का पढ़ने का आपका इंटरेस्ट है वो खत्म हो गया, वहाँ पर आपके अधिकारी बनने के दरवाजे खुल जाएँगे, याद रखना। नेक्स्ट आगे की जो है वो चर्चा करें। अब हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, मेंटेनेंस। मेंटेनेंस जो है मुस्लिम महिला जिनको डिवोर्स मिलता है, उनके भरण पोषण की यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बात करी है। तो आपको बता दें, सेक्शन 125 हमारे सीआरपीसी का हम लोग को देखने को मिलता है। इसके अंदर ये कहा गया है कि जो मजिस्ट्रेट होते हैं फर्स्ट क्लास के, ये ऑर्डर दे सकते हैं किसी भी व्यक्ति को कि वो मंथली मेंटेनेंस जो है वो प्रोवाइड कराएं, राइट, अपनी यानी कि वाइफ को। उसकी वाइफ जो है, अगर वो अपने आप को खुद से मेंटेन नहीं कर सकती है तो उसको भरण पोषण के लिए पैसे दिया जाए। अगर उनका कोई माइनर चाइल्ड है, राइट, तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, मेंटेनेंस के लिए उसको जो है वो पैसा जो है वो दिया जाए। अगर अडल्ट चाइल्ड है किसी फिजिकल या मेंटल एबनॉर्मलिटीज के साथ, और फादर या फिर मदर जो है वो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं उसके खुद से, यानी कि उसके लड़की के माँ बाप, तो भी जो है वो लड़के को जो है वो देना जरूरी है। अब इसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा क्या है? हमेशा अपन जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, बट यहाँ पर एक प्रकार से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर के आधार पर भेदभाव है। बोलो हाँ या ना? यस है कि नहीं? बट गाइस मैं आपको क्लियर कर दूं, जेंडर भेदभाव है तो, बट द पॉइंट इज दैट इसको जो है वो देखा जाता है मेजोरिटी के तौर पर, और हमारी कंट्री के पास्ट के तौर पर, और हमारी कंट्री के अंदर लोगों की सोच के तौर पर। कई केसेस में आपने ये भी सुना होगा, इवन आज भी ये प्रथा है कि पता नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आता कि लोग इस प्रकार की प्रथा क्यों बनाते हैं कि हमारी बहू जो है वो काम नहीं करेगी बाहर, तुम उससे घर के बर्तन भांडे मनवा लो,
खाना पकवा लो, उनको जो है वो एक हेल्पर, मेड शब्द अच्छा नहीं लगता मुझे, मेड या बाई शब्द अच्छा नहीं लगता। मैं पर्सनली यूज़ करना पसंद नहीं करता और मैं भी आपको एडवाइस करूँगा मेड और बाई का शब्द यूज़ मत किया करो। आप हाउस हेल्पर का शब्द जो है वो यूज़ कर लो या डोमेस्टिक हेल्पर का शब्द यूज़ कर लो या नॉर्मली हेल्पर का शब्द यूज़ करो, वो ज़्यादा अच्छा लगता है यार। ये क्या है कि बाई नहीं आई, ये नहीं आया, वो नहीं आया, तो डोंट यूज़ सच काइंड ऑफ वर्ड्स। ये सब वर्ड्स जो होते हैं वो मैंने आपको बताया ना कॉमन मैन के लिए होता है। कॉमन मैन से डिफरेंट आपको बनना है। थोड़ा प्रोफेशनल बनो। तो भाई आपने घर की मेड बना के रखा है उन्हें, उसमें आप ओके हो और वो बाहर जाके कमाएँगी तो उसमें आप ओके नहीं हो। तो दीज़ ये थिंकिंग पता है मैं बड़ा शॉक्ड हूँ कि ये थिंकिंग आज भी जो है वो रहती है और इवन पढ़े-लिखे लोगों में ये ज़्यादा देखने को जो है वो मिल जाती है। अब देखो गरीब लोग हैं, तो उनको तो ऑब्वियस सी बात है कि काम करना ही है भाई घर परिवार चलाने के लिए। और जो ज़्यादा अमीर हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो प्रोफेशनल होते हैं वहाँ पर वुमेन। तो उनको पता रहता है कि भई ये फैमिली बिज़नेस को टेक ओवर करेगी और एक्स-वाई-ज़ेड इस तरीके की चीज़ है। बट मिडल क्लास के अंदर ये बड़ी आफ़त जो है वो देखने को मिलती है कि भई हमारी बहू जो है वो काम नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी भाई? हाँ, मेरा कहना है कि इच्छा, अगर आपकी इच्छा जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी भी कुछ फ्रेंड्स हैं, जिनको मतलब अ, होम मेकर जो है वो बनना था। मतलब हाउसवाइफ यानी कि होम मेकर जो है वो बनना था। उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिए थे कि यार हम मुझे शौक है कि घर को जो है वो अच्छे से चलाना हो और घर को चलाना बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है यार। मैं अपनी मदर को खुद देखता हूँ यार। मतलब 1 दिन की भी छुट्टी नहीं, कम से कम आप ऑफ़िस जाते हो, तो ह मतलब अच्छी पोज़ीशन पर हो तो हफ्ते में 5 दिन जो है वो आपको काम करना है, राइट? और वैसे 1 दिन की छुट्टी तो मिलती है नॉर्मली या आधे दिन की हाल्फ डे की छुट्टी तो मिलती है, कोई भी अगर आप जॉब पे जो है वो जाते हो। बट यहाँ पर 1 दिन की छुट्टी नहीं है। सुबह 4-5 बजे से लेकर रात में सबके सोने के बाद जो है वो सोया ही रहता है, वो भी किचन-विचन को प्रॉपर साफ करके। सोचो आप कितना स्ट्रेस वाला काम है। टाइम पर सबके लिए खाना, सबके लिए हर एक चीज़ें, ये बड़ी स्ट्रेसफुल जॉब है। भले ही बीमार पड़े हैं तो भी अरेंजमेंट्स करना ज़रूरी है हर चीज़ का। तो वो मुझे ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ जो है वो लगती है। तो देखो अभी तो हालाँकि ये सेक्शन 125 ये 4 चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि भई ये 4 चीज़ें अगर हैं, तो ये भूषण भत्ता जो है या फिर भ भरण सॉरी भरण भत्ता जो हम लोग को देखने को मिलता है, राइट? मतलब कि जो ये एलुमनी हम लोग को देखने को मिलती है, ये दी जाती है, बट एक्चुअली में आज की डेट में तो हर केस में ही हम लोग को देखने को मिलता है। ये क्राइटेरिया हटाकर भी इसको जो है वो परमानेंट जो है वो कर दिया गया है। अब आपको बताएँ मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986। तो ये बेसिकली शाह बानो केस के रिस्पॉन्स में हम लोग को देखने को मिला था। ये रिलीजन स्पेसिफिक कानून जो है प्रोवाइड कराता है एक प्रोसीजर मुस्लिम महिला के लिए जिसके थ्रू वो मेंटेनेंस जो है वो क्लेम कर सकती है डिवोर्स के दौरान। ये गारंटी देता है मेंटेनेंस का, राइट? इदादत पीरियड में यूजुअली ये 3 महीने का पीरियड होता है आफ्टर डिवोर्स, यानी कि मैंडेटरी है कि भाई 3 डिवोर्स के 3 महीने तक तो आपको देना ही है, जिसको इदादत पीरियड जो है वो कहा जाता है। और इसके अंदर डाउट्स और प्रॉपर्टी रिटर्न जैसी चीजें जो है वो कवर की जाती है, यानी कि दहेज वापसी और जो भी दहेज मिला है वो वापस करना है और प्रॉपर्टी जो है जो भी मिली है उसको रिटर्न करनी है। अब मोहम्मद अब्दुल सामाद वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना 2024 का एक केस था। उस केस को सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो एक पिटीशन को जो है वो डिसमिस किया, जिसमें चैलेंज जो है वो किया जा रहा था ये सेक्शन 125 सीआरपीसी को, यानी कि ये जो ऊपर जो मैंने भी आपको पढ़ाया ना ये वाला, तो इसको जो है वो चैलेंज जो है वो किया जा रहा था, उसको जो है वो अभी हटा दिया है। पिटिशनर का आर्गुमेंट जो है वो क्या है? इन्होंने बोला है कि 1986 का जो कानून है वो ओवरराइड करता है सेक्शन 125 सीआरपीसी को। पिटिशनर ने ये क्लेम किया कि 1986 का जो कानून है, मैंने आपको देखो दोनों कानून बता दिए, 1986 और ऊपर वाला सीआरपीसी वाला, राइट? सेक्शन 125। तो ये बोल रहे हैं 1986 का कानून जो है वो सेक्शन 125 को जो है वो ओवरराइड कर रहा है। 1986 का कानून बोलता है कि फर्स्ट क्लास के मजिस्ट्रेट जो है वो डिसाइड करेंगे कुछ मतलब फॉलोइंग क्राइटेरिया के आधार पर कि दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए। बट यहाँ पर हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है कि दूसरे केस में मैंडेटरी जो है वो कर दिया कि देना ही है। यस, तो इसको लेकर जो है मुद्दा जो है वो उठा है। सेक्शन 125 सीआरपीसी का अप्लाई करता है सभी के लिए, सभी वुमेन के लिए रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। 1986 जो है वो रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है सेक्शन 125 सीआरपीसी को, बट एडिशनल रेमेडी प्रोवाइड कराता है, राइट? ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई आप ये रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हो, ओवरराइड नहीं कर रहे, ये एक्स्ट्रा है। मुस्लिम वुमेन के लिए एक्स्ट्रा है, आप किसी को भी जो है वो देख सकते हो, ध्यान में रख सकते हो। ठीक है। ट्रिपल तलाक जो है वो डिक्लेयर किया गया है, नल एंड वॉइड, आपको ऑलरेडी पता है, इसको जो है वो रद्द कर दिया गया है।
राइट, शून्य घोषित कर दिया गया ट्रिपल तलाक को। तो ये सब चीजें हैं, बाकी इसके अंदर कुछ नहीं है। इदादत पीरियड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ट्रिपल तलाक के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, तो लीगल चीजें क्या है। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ये 2 कानून स्पेशली बस। अब इंडिया और रशिया की 22वीं एनुअल समिट हम लोग को देखने को मिली है मॉस्को के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये, इंडिया रशिया रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीजों के बारे में जो है वो चर्चा हुई, राइट। अब इसके अलावा यहाँ पर ये प्रेसिडेंट पुतिन और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, इनके बीच में मीटिंग हम लोग को देखने को मिली थी। और आपको एक फैक्ट ध्यान में रखना है, लिख लो, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, ये लिख लीजिए, हिंदी में भी सेम आप यही लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल। क्या है ये रशिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, ये रशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। और ये किसको मिला है ये सम्मान? हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को। ठीक है, यहां तक बात जो है वो क्लियर हुई। तो यूनाइटेड नेशन, ब्रिक्स, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया और रशिया मिलकर बहुत सारी चीजों पर काम करते हैं। इंडिया और रशिया ने ये डिसाइड किया है कि 100 बिलियन यूएस डॉलर का ये ट्रेड करेंगे 2030 तक। 2030 तक 100 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड जो है वो दोनों के बीच में होगा। ये चाहो तो लिख सकते हो आप, ठीक है। इनके टारगेट 2031, 32, 33 के भी थे, बहुत सारे टारगेट्स के बारे में इन्होंने चर्चा करी थी। ये चीज लिख लो, चेन्नई व्लादिवोस्टॉक मैरीटाइम कॉरिडोर और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इस पर जो है वो चर्चाएं हुई है, राइट। डिफेंस के बारे में तो आपको ऑलरेडी पता है, चाहे वो S-400 की डील हो, चाहे वो Su-30 के बारे में बात हो, Su-30 एयरक्राफ्ट के बारे में, मिग एयरक्राफ्ट की बात हो, सबमरीन्स की बात हो, राइट। तो इन सब चीजों में इंडिया और रशिया के बीच में कॉपरेशन हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। ब्रह्मोस के बारे में तो आप लोग ऑलरेडी जानते ही है, ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में इंडिया और रशिया का कॉपरेशन हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। और इंडिया जो है रशिया की ब्रिक्स चेयरशिप 2024 में जो है वो इंडिया ने जो है वो इस चीज का, इसकी अध्यक्षता के लिए जो है वो समर्थन जो है वो दिया था, राइट। क्योंकि अभी एट प्रेजेंट सभी कंट्रीज रशिया के अगेंस्ट हो गई ना यूक्रेन को लेकर, मैक्सिमम कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, यस, यूनाइटेड स्टेट्स के दबाव में। तो बस ये इंडिया रशिया के रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक छोटा सा टॉपिक था जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि अभी इनकी 22वीं एनुअल समिट हुई और जो मैंने भी आपको लिखवाया ना वो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑनर, वो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना जरूरी है। अब देखो, यहां पर हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे इंडिया मंगोलिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट, नोमैडिक एलिफेंट। तो 16th एडिशन, 16वां संस्करण एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट का हम लोग को देखने को मिला। अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट, लिखिए सैन्य अभ्यास है ये, किसके बीच में है? इंडिया और मंगोलिया के बीच में, इंडिया और मंगोलिया के बीच में। ये मेघालय के अंदर हुआ है 3rd से लेकर 16 जुलाई 2024 के बीच, मतलब 24 तक जो है वो चलेगा, 16 जुलाई तक। तो डायरेक्ट बनते हैं गाइस जैसे क्वेश्चन डायरेक्ट। तो इसके अंदर हम लोग को जो है वो देखने को मिला कि सिक्किम स्काउट का बटालियन जो है उसने रिप्रेजेंट किया था, ये हालांकि लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। और मंगोलिया की तरफ से 150 क्विक रिएक्शन फोर्स बटालियन जो थी मंगोलियन आर्मी की, उन्होंने रिप्रेजेंट किया था। अब देखो, कोई भी ऐसी ज्वाइंट आर्म्ड एक्सरसाइज होती है तो उसमें हम लोग को सैन्य अभ्यास पे देखने को मिलता है कि दोनों एक दूसरे से सीखते हैं कि ड्रिल जो है वो कैसे करना है, वो सब चीजें होती हैं, राइट। कि ज्वाइंट मिशंस कैसे कंडक्ट करना है, एक दूसरे की पावर जो है उसका अंदाजा जो है वो लगता है, और कॉपरेशन, सहयोग जो है वो 2 कंट्रीज के बीच में जो है वो बढ़ता है इस प्रकार की अभ्यास के थ्रू, एक्सरसाइज के थ्रू। बस यही चीज ध्यान में रखिएगा, जैसे टेररिस्ट एक्शन अगर होता है तो उसको रिस्पॉन्स कैसे करना है, वही ज्वाइंट एक्सरसाइज, इंटेलिजेंस सर्विलांस सेंटर, तो इस प्रकार की चीजों पर काम होता है, वो सब लिखने की आपको जो है वो आवश्यकता नहीं है। अब मेजर ज्वाइंट एक्सरसाइजेज जो है कंडक्ट की जाती हैं, जैसे कि एक्सरसाइज संप्रति इंडिया बांग्लादेश के बीच में, लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज मित्र शक्ति, सिर्फ इतना ही लिखना, इंडिया श्रीलंका के बीच में हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। एक्सरसाइज स्लीनेक्स नाम से समझ में आ रहा है, श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है। फिर एक्सरसाइज मैत्री, मैत्री अभी हुई थी क्या? नहीं, अच्छा मैत्री नहीं हुई थी, इंडिया थाईलैंड के बीच में हम लोग को देखने को मिलती है। एक्सरसाइज वज्र प्रहार इंडिया यूएसए के बीच में। एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास इंडिया यूएसए के बीच में। एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट तो मैंने आपको बता दिया, इंडिया मंगोलिया, ये मत लिखना फिर से। गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज इंडिया इंडोनेशिया, ये पूरा लिख लो भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
एक्सरसाइज इंड इंडो कॉर्पेट, और जो मैं बोलता हूं लिखने को वो आपको लिखना ही है, नहीं लिखोगे तो काम नहीं बनेगा। एक्सरसाइज समुद्र शक्ति इंडिया इंडोनेशिया, एक्सरसाइज शक्ति इंडिया फ्रांस, एक्सरसाइज वरुण इंडिया फ्रांस, एक्सरसाइज धर्म गार्जियन इंडिया जापान, एक्सरसाइज हैंड इन हैंड इंडिया चाइना, एक्सरसाइज सिम्बेक्स इंडिया सिंगापुर, एक्सरसाइज ऑस इंडेक्स इंडिया ऑस्ट्रेलिया, एक्सरसाइज इंद्र इंडिया रशिया, एक्सरसाइज अजय वॉरियर इंडिया यूके, एक्सरसाइज कोनकन इंडिया यूके, एक्सरसाइज इंद्रधनुष इंडिया यूके, और फिर मल्टीलेटरल एक्सरसाइज होती है रिम्पैक्ट एशिया पैसिफिक कंट्रीज इसमें शामिल होती है। मालबार के अंदर इंडिया यूएस जापान हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है एक्सरसाइज मालबार, और ऑस्ट्रेलिया भी जो है वो शामिल हो गई है शायद इसमें। एक बार कंफर्म कर लेना ऑस्ट्रेलिया के बारे में, मुझे जहां तक लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल हो गई है। ठीक है, आगे जो है वो चर्चा करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस के बारे में तो आपको ऑलरेडी पता है, 1980s के समय पर बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस इंडिया के अंदर हुआ था, और जिससे बचने के लिए हमने हेल्प मांगी थी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से। तो उन्होंने बोला था कि हेल्प तो कर देंगे बट आपको अपनी मार्केट को ओपन करना पड़ेगा। और फिर हम मरते क्या नहीं करते, हमने मार्केट को जो है वो अपना ओपन किया, और फिर इकोनॉमिक्स के अंदर आपका एक चैप्टर जो है वो जुड़ गया जिसको आप जानते हो लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन के नाम से। यस, तो देखो एनसीईआरटी एडवांस या फिर मैं सिंपली बोलूं जनरल स्टडीज की प्रॉपर तैयारी करोगे तो करंट अफेयर्स पढ़ना समझना बहुत आपके लिए इजी हो जाएगा, और एग्जाम निकालना है तो इन दोनों चीजों को तो बैलेंस करते हुए आपको चलना ही है, और वो भी रेगुलर बेसिस पर पढ़ना ही है। और प्रॉपर मैंने आपको बताया कि तैयारी करनी है तो कोर्सेज को ज्वाइन जरूर करो, क्योंकि देखो सेल्फ स्टडी तो आप कर लोगे बट क्या होता है कि कोर्सेज को ज्वाइन करने से एक सपोर्ट एक फायदा आपको जो है वो मिल जाता है कि क्या चीज पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसलिए गाइडेंस जो है वो लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। गाइडेंस मिलेगा, सेल्फ स्टडी के थ्रू भी सिलेक्शन होता है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं होता है, बट वो उसमें क्या होता है कि डिफिकल्टी ज्यादा पड़ जाती है। बट अगर आपके पास कोई गाइड करने वाला हो, मेंटोर हो, जैसे कि आप किसी फाइट में जो है वो जा रहे हो, तो भाई अगर आप बॉक्सिंग चैंपियनशिप आपको जो है वो जीतनी है तो आपके पास एक मेंटर होना जरूरी है, तभी तो वो आपको चैंपियनशिप जिताएंगे। क्रिकेट वर्ल्ड कप में भी तो मेंटर हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं, राइट, कि मतलब हर एक क्रिकेट टीम का जो है वो एक मेंटर होता है, गाइड होता है, राइट, कोच जिसको हम लोग जो है वो बोलते हैं। तो जब तक कोच नहीं होगा आपकी लाइफ में तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको किस डायरेक्शन में जो है वो जाना है। बिना कोच के लाइफ जो है वो बर्बाद हो जाती है। तो कोच होना बहुत ज्यादा जरूरी है जो आपको गाइड करे कि आपकी क्या गलती है क्या नहीं है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव समवन। मैं ये नहीं बोलता कि आप सिर्फ हमें ही ज्वाइन करो, आपको जिसे अच्छा लग रहा है, आपको जहां पर जाना अच्छा लग रहा है वहां पर जाओ और ज्वाइन जरूर करो, क्योंकि कोई ना कोई आपके मार्गदर्शन में होना चाहिए जो आपको प्रोवाइड कराए, गाइडेंस प्रोवाइड कराए। इंडिया ने अचीव किया है करंट अकाउंट सरप्लस 11 क्वार्टर्स के बाद। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये रिपोर्ट जो है वो दी है, जो कि काफी अच्छी बात है, राइट। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 11 तिमाहियों के बाद चालू खाता अधिशेष हासिल जो है वो किया है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है हमारी कंट्री के करेंसी एक्सचेंज रेट्स में, सॉवरेन रेटिंग में, और ओवरऑल इकोनॉमिक वेलबींग में, यानी कि पूरी ओवरऑल जो हमारी आर्थिक कल्याण जो है उसमें, या आप कह सकते हो कि इकोनॉमिक ग्रोथ को जो है वो एक प्रकार से जो है वो शो कर देता है कि भाई कितनी अच्छी अपनी इकोनॉमी है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में अगर हम लोग जो है वो चर्चा करें तो इसको पढ़ने के लिए प्रॉपर इकोनॉमिक्स में बेसिक्स जो है वो घुसना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब एक ऐसी रिकॉर्ड बुक हम लोग को देखने को मिलती है जहां पर जितने भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हम लोग करते हैं जिसमें इंडिया इन्वॉल्व है तो वो पूरा का पूरा का रिकॉर्ड रखा जाता है। यहाँ पर कितना पैसा जो है वो हमारी कंट्री में आया, कितना पैसा हमारी कंट्री के बाहर गया, ये पूरी चीज देखी जाती है। कहाँ पर हम लोग जो है वो व्यापार कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किस प्रकार से फाइनेंशियली एक कंट्री से दूसरी कंट्री में हमारा पैसा जो है वो रोटेट हो रहा है। तो ये पूरी चीज जो है वो एक रिकॉर्ड बुक में रहती है जिसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये कैलकुलेशन करती है कि भाई किस प्रकार से हमारी इकोनॉमी जो है वो कितनी स्टेबल चल रही है, इकोनॉमिक हेल्थ जो है वो हमारी कैसी है, राइट, आर्थिक स्वास्थ्य जो है वो हमारा कैसा है। तो ये पूरी चीजों को जो है वो देखती है। इसमें आपको एक करंट अकाउंट जो है वो देखने को मिलता है, एक कैपिटल अकाउंट देखने को मिलता है, एक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देखने को मिलता है। तो करंट अकाउंट के बारे में बात करें हम लोग तो करंट मतलब करंट का ट्रांजेक्शन, यानी कि व्यापार का, डेली व्यापार का, राइट, इसके अंदर गुड्स होते हैं। इनविजिबल्स जो है हम लोग को देखने को मिलते हैं जैसे कि IT टूरिज्म सर्विस, ट्रांसफर मतलब रेमिटेंसेस कहलाते हैं, इनविजिबल मतलब सर्विसेज, मान लो आप टूरिज्म सर्विस, IT सर्विस, उसके थ्रू जो पेमेंट होता है ना, जैसे कि हमारे यहाँ पर BPO चलते हैं,
भाई फॉरेन कंट्री, जैसे मैंने खुद इंटरनेशनल बीपीओ में काम किया, 12th जैसे ही फिनिश करी तब से इंडिपेंडेंट होने के लिए काम करना शुरू किया। तो एक इंटरनेशनल बीपीओ पे काम करता था मैं, तो हम लोग कनाडा और यूएसए में सर्व करते थे, राइट? लॉन्ग डिस्टेंस प्लान जो है वो बेचते थे। तो मैं आपको क्या समझा रहा हूँ कि अब इस पे क्या होगा, इस पे हम उनको सर्विस देंगे, वो हमें पैसा देंगे, तो पैसा आ रहा है ना बाहर से, तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट में आ जाएगा और उसमें वो इनविजिबल की कैटेगरी में आएगा क्योंकि सर्विस दे रहा है। ट्रांसफर के बारे में बात करें, ट्रांसफर मतलब रेमिटेंसेस, बाहर कोई व्यक्ति, जैसे मेरा छोटा भाई लंदन बैठा हुआ है, वहां से वो पैसे भेजता है तो उसको बोलते हैं ट्रांसफर्स, जो रेमिटेंस होता है। और फिर इनकम मतलब इन्वेस्टमेंट, भाई हमने वहां पर कोई इन्वेस्टमेंट किया, उससे हमें कोई इनकम आ रही है तो इन्वेस्टमेंट हो गया, राइट? मतलब इन्वेस्टमेंट के थ्रू इनकम हो गई। इंडिया का Q4 करंट अकाउंट सरप्लस जो है वो ये बता रहा है कि हम लोग को इनविजिबल मतलब ट्रेड डेफिसिट के बावजूद, यानी कि व्यापार घाटे के बावजूद, व्यापार घाटे का मतलब हो रहा है कि हमारे यहाँ से सामान जो है वो ज्यादा हम इंपोर्ट करा रहे हैं, एक्सपोर्ट जो है वो कम कर रहे हैं, राइट? मतलब हम पैसा बाहर ज्यादा दे रहे हैं, हमारे पास पैसा कम आ रहा है, तो हम लोग हालांकि घाटे में हैं, बट हम लोग को जो है वो इनविजिबल के अंदर, यानी कि इस सर्विस सेक्टर के अंदर जो है वो सरप्लस देखने को मिल रहा है, फायदा देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, क्योंकि हम ज्यादा सर्विस प्रोवाइड कराते हैं ना, एज सिंपल एज दैट। फिर एक कैपिटल अकाउंट हम लोग को देखने को मिलता है जिसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जैसी चीजें शामिल होती हैं, राइट? और इंडिया के अंदर जो है बताया जा रहा है कि इस नेट कैपिटल अकाउंट में Q4 के अंदर 25 बिलियन यूएस डॉलर का सरप्लस जो है वो देखने को मिला है। फिर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बारे में बात करें तो आरबीआई जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के फ्लक्चुएशन को जो है वो मैनेज करती है, राइट? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को जो है वो मेंटेन करके, राइट, रिलीज करके या स्टोर करके, ठीक है? बस ये चीज आप ध्यान में रखिए, बाकी और इसके अंदर कुछ नहीं है ध्यान में रखने लायक, ठीक है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है वो मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्री एंड सप्लाई थे जवाहरलाल नेहरू जी के कैबिनेट में। जवाहरलाल नेहरू जी के कैबिनेट में ये कौन थे? उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे, राइट? अब देखो, इन्होंने जो है वो अपोज किया था, उन्होंने 1947 में हिंदू बहुल क्षेत्र, यानी कि हिंदू मेजोरिटी वाले क्षेत्र को मुस्लिम मेजोरिटी वाले, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान वाले क्षेत्र है उसमें शामिल करने से रोकने के लिए एकजुट किंतु स्वतंत्र बंगाल के प्रस्ताव का विरोध जो है वो किया। इनने बोला कि भाई जैसे ईस्ट पाकिस्तान जो था, बांग्लादेश के नाम से जिसको हम लोग जो है वो जानते हैं, जो मुस्लिम डिनोमिनेटेड है, तो 1947 में जब बात की जा रही थी तो ये बोल रहे थे कि भाई आप जो है वो हिंदू मेजोरिटी वाले एरियाज को जो है वो उसमें शामिल मत करो, उसको एक अलग सेपरेट टेरिटरी जो है वो मत दो, इस चीज को जो है वो उन्होंने अपोज किया था, इसके विरुद्ध थे ये। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे उन्होंने भारतीय जनसंघ का फाउंडेशन किया था, जो बाद में जाकर बीजेपी जो है वो कहलाती है, भारतीय जनता पार्टी। नेक्स्ट, नेशनल मेडिकल कमीशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेशनल मेडिकल कमीशन के बारे में बात करें तो नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 के तहत जो है वो इसको लाया गया, नेशनल काउंसिल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को रिप्लेस करके, एमसीआई को रिप्लेस करके एनएमसी आ गई। ये टॉपिक मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, मेरे ख्याल से पिछले महीने इस टॉपिक को हमने जो है वो कवर किया था। फिर नेक्स्ट, नेशनल मेडिकल काउंसिल जो है उस वो एक सेपरेट ऑटोनोमस बोर्ड है अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन की, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन की और मेडिकल असेसमेंट और रेटिंग की। फिर गंगाधर, डॉक्टर बी एन गंगाधर जो है वो अपॉइंट किए गए एज अ हेड के तौर पर एनएमसी के। ये बस फैक्ट थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। वैसे ही नेशनल मेडिकल कमीशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ रहा है, तो इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर आप 150 वर्ड्स में लिखने की जो है वो कोशिश करिएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतने ही थे करंट अफेयर्स, अब हम मिलेंगे मंडे के दिन, तब तक लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।